नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। भारत न्यूजीलैंड के बीच आर्थिक संबंध हुए और सशक्त। एफटीए द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों से मिलेगी नई गति। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम से फोन पर बातचीत में समझौते को बताया दोनों देशों के संबंधों के लिए बेहद अहम। विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा है जी राम जी अधिनियम। 15 दिनों के भीतर देना होगा मजदूरी भुगतान। देरी होने पर श्रमिकों को मिलेगा मुआवजा। विकसित भारत जी राम जी विधेयक को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जारी किया नोटिस। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में दी चुनौती। कहा, पीएमएलए के तहत दर्ज दूसरे केस पर भी पड़ेगा इसका असर। कोलकाता में एसआईआर को लेकर जारी घमासान। सीईओ कार्यालय के बाहर टीएमसी समर्थित बीएलओ अधिकार रक्षा समिति का प्रदर्शन। इससे पहले बीएलओ के साथ बैठक में ममता बनर्जी के फिर एसआईआर पर बिगड़े बोल। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हिंसा के खिलाफ अल्पसंख्यक समूहों का प्रदर्शन। शेख हसीना ने भी यूनुस सरकार को घेरा। अमेरिका ने अराजक माहौल देखकर अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और आपसी फायदे वाले भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते एफटीए के सफल समापन की संयुक्त रूप से घोषणा की। मार्च 2025 में न्यूजीलैंड के पीएम भारत आए थे और इस दौरान बातचीत शुरू होने के बाद दोनों नेताओं ने सहमति जताई कि 9 महीने के रिकॉर्ड समय में एफटीए का समापन दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने की साझा महत्वाकांक्षा और राजनीतिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। एफटीए द्विपक्षीय आर्थिक जुड़ाव को महत्वपूर्ण रूप से गहरा करेगा, बाजार तक पहुंच बढ़ाएगा, निवेश प्रवाह को बढ़ावा देगा, दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग को मजबूत करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के इनोवेटर्स, उद्यमियों, किसानों, एमएसएमईज, छात्रों और युवाओं के लिए नए अवसर भी खोलेगा। एफटीए द्वारा दोनों नेताओं ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के साथ साथ अगले 15 वर्षों में न्यूजीलैंड से भारत में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह 7वां समझौता है जो भारत की अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाएगा। उन्होंने बताया कि ऐसे समझौते विभिन्न देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से उन देशों के साथ जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सहयोगी और रणनीतिक साझेदार हैं। Congratulations to all of you and the nation under Prime Minister Narendra Modi's leadership. This is the 7th free trade agreement. All of them with developed economies with significantly larger per capita incomes than India, demonstrating that we are expanding trade relations rapidly with countries who complement the Indian economy rather than compete with India. पीयूष गोयल ने कहा कि यह समझौता केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग को भी मजबूत करेगा। इसके साथ ही पर्यटन, खेल और दुग्ध उत्पादकों के लिए तकनीकी सहयोग के माध्यम से भारतीय किसानों को लाभ मिलेगा, जिससे उनकी उत्पाद गुणवत्ता, उत्पादकता और आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। This is a free trade agreement with New Zealand, which is both comprehensive and forward-looking, reflecting the vision of our two leaders, Prime Minister Modi and Prime Minister Laksan, to elevate the relations to much higher strategic levels, much more comprehensively, which will not only include trade, education, R&D and innovation,
services sector in a very big way, tourism, sports. It's a very multifarious engagement, particularly to benefit our farmers and dairy. भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते के तहत भारत न्यूजीलैंड से कृषि उत्पाद जैसे शहद और ताजे फलों का आयात करेगा। वित्त वर्ष 2026 तक भारत का न्यूजीलैंड को निर्यात $342 मिलियन और आयात $356 मिलियन से ज्यादा होने का अनुमान है। We are pegging the access that we have granted, we are pairing it with the agricultural productivity framework in three main areas: kiwi, honey and apple. Since this FTA is about complementarities, we take from New Zealand what it is good at and pair it with something that we are good at. So this agriculture technology cooperation comes from that in three areas. We have accorded market access through quotas, further capped with seasonal imports into India and MIP. भारत ने न्यूजीलैंड को 70% टैरिफ लाइसेंस में मार्केट एक्सेस दिया है। ये अभी भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले व्यापार का 95% है। डेयरी उत्पाद और मांस के साथ ही हथियारों को समझौते से बाहर रखा गया है। India has offered market access in 70% of the tariff lines, covering approximately 95% of the current bilateral trade value, and approximately 30% of the tariff lines in India are in exclusion. The products which have been kept in exclusion are mentioned here. Full dairy, the whole dairy chapter is in exclusion, which covers milk, cream, whey, yogurt, cheese. Animal products other than sheep meat, vegetable products, sugar, honey, animal fats, arms, ammunition, gems, jewelry, precious metals, etc. और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव अरावली मुद्दे पर मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश करी, तरह तरह के झूठ और मिथ्या प्रचार किए जाने लगे। कांग्रेस के समय में जब निर्णय आते थे तो उनकी सरकार की विफलता, करप्शन, कैग रिपोर्ट में उनकी नाकामी और उनके भ्रष्टाचार के विषय में आते थे। मैंने बहुत गंभीरता से इस पूरे निर्णय को देखा है। मैं इस बात को आपके सामने कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत वर्षों में ग्रीन अरावली मूवमेंट को, ग्रीन अरावली के विषयों को आगे बढ़ाया गया है। यही कारण है कि 2014 में इस देश में जहां केवल 24 रामसर साइट्स होती थी, अब बढ़कर के 96 हो गई हैं, और उसमें भी अरावली क्षेत्र में सुल्तानपुर, भिंडावास, असोला, सिलीसेड, सांभर, ये रामसर साइट्स तो हमारी सरकार के समय में डिक्लेयर हुई है। उदयपुर को एक्रीडेटेड सिटी का दर्जा हमारी सरकार के समय में ही मिला है। जजमेंट में भी ये कहा गया है कि अरावली के कंजर्वेशन के लिए विशेष रूप से दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में जो अरावली का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उसके कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए, अरावली रेंज के साइंटिफिक असेसमेंट के लिए और दिल्ली के ग्रीन बैरियर के रूप में अरावली के बढ़ने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए कदम उठाने चाहिए। ये लंबे समय से मैटर सुप्रीम कोर्ट में था। MC मेहता बाद में TN गोदावरमन के केस में था।
कोर्ट ने कहा कि जो यूएनसीसीडी कन्वेंशन है पैरा नंबर 5 और 6 में, उसके आर्टिकल 4 और 5 सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ डेजर्टिफिकेशन, प्रमोट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लैंड, सेफ्टी और वाटर रिसोर्सेज, इसको लेकर के प्रतिबद्धता रखते हैं। और बल्कि पैरा नंबर 9 में उन्होंने ये कहा कि इन रिकॉग्निशन ऑफ द इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द अरावली रेंज, द MOEF and CC has also launched the Aravali Green Wall Project, an initiative aimed at restoring degraded land, preventing desertification, enhancing green cover, and improving the ecological health of Aravali landscape. So this is the first time where the green movement of the government is also recognized. चाहे कैंपा के द्वारा अरावली में ग्रीन हो, चाहे ग्रीन इंडिया मिशन के द्वारा हो, चाहे रामसर साइट्स को डिक्लेयर कराने का विषय हो, चाहे स्वयं प्रधानमंत्री जी के द्वारा विगत 2 वर्षों में दिल्ली में वृक्षारोपण का विषय हो, चाहे कंपनसेशन अफॉरेस्टेशन में गुड़गांव की 10,000 एकड़ जमीन को रिजर्व करने का विषय हो, चाहे गुड़गांव में 750 एकड़ में ग्रीन क्रेडिट के माध्यम से डिग्रेडेड फॉरेस्ट को रेस्टोरेशन करने का विषय हो, और ऐसे अनेकों विषय सरकार के द्वारा किए गए। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि कोर्ट ने ही अरावली हिल्स और अरावली को लेकर के एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया और ओनली द रेस्ट्रिक्टेड पर्पस ऑफ माइनिंग, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि किसी भी जगह पे जाके माइनिंग होती थी, कोई तय नहीं होता था कि अरावली हिल और अरावली क्या, बट दिस इज ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड टू द पर्पस ऑफ माइनिंग। और इसलिए जो 100 मीटर का विषय है, मैं कल भी इसको क्लियर कर चुका हूं, टॉप से धरातल तक, और धरातल में भी उस लैंड फॉर्म जिस फॉर्मेट में है वहां का मिनिमम लोएस्ट एरिया, उस लैंड फॉर्म जिसमें वो सिचुएटेड है, वो अरावली पर्वत और अरावली रेंज का अर्थ है उसके 500 मीटर के अंतर्गत। कई लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं, कुछ हमारे वरिष्ठ नेता लोग भी भ्रामक ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, एनसीआर रीजन में माइनिंग अलाउ ही नहीं है। एनसीआर का अर्थ हो गया दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह और जहां तक अलवर का एनसीआर लगता है। तो जब एनसीआर रीजन में माइनिंग ही अलाउ नहीं है तो उनका तथ्य ही झूठा है। दूसरा, ये डेफिनेशन आने के बाद भी इस निर्णय में ही ये कहा गया है कि अभी कोई नई माइनिंग लीज ही नहीं दी जाएगी, बल्कि कोर्ट ने अपने निर्णय में ये कहा है, जो पैरा नंबर 38 में है, द कमिटी रिकमेंड दैट टू एंश्योर सस्टेनेबल माइनिंग इन अरावली हिल एंड रेंज, no new mining lease except in case of critical strategic and atomic mineral। तो कोई नई माइनिंग की वो विषय नहीं है। तीसरा विषय जो है, अरावली का जो ऑलरेडी कोर एरिया है, चाहे वो हिल है चाहे ना हो, जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, क्योंकि अरावली के क्षेत्र में 4 टाइगर रिजर्व्स हैं, अरावली के क्षेत्र में 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, अरावली के क्षेत्र में सरकार के द्वारा जहां पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम किया गया है, चाहे ग्रीन इंडिया मिशन में हो चाहे कैंपा में हो, वहां पर फ्यूचर में इस निर्णय के बाद भी
कोई माइनिंग नहीं है। दूसरा एक और जो विषय कहा जाता है, क्योंकि सीईसी की रिकमेंडेशन थी और सीईसी की रिकमेंडेशन में कहा भी गया था कि ऐसे एरियाज, रीजन वेयर देयर आर प्रूवन और पोटेंशियल वाटर एक्विफायर्स और एक्विफायर रिचार्ज एरियाज और वेयर फ्रॉम ग्राउंड वाटर इज सोर्स फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पस, वो भी इस क्षेत्र में आ रहा है सीईसी की पैरा 38। एरियाज विच हैव बीन आइडेंटिफाइड एज डार्क जोन। तो ये तो सब जितने विषय झूठ और भ्रम के फैलाए जा रहे हैं, इसका निस्तारण तो जजमेंट में ही करा गया है। और उसके बाद इस निर्णय में भी जो कहा गया है, जो इसका ऑर्डर है, we accept the recommendation made by the committee with regard to the definition of hill and ranges, but it is only subject of the mining. बाकी अरावली का 58% एग्रीकल्चर एरिया है। अरावली में लगभग 11% वुडेड एरिया है। अरावली में मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता हूँ, लेकिन 6-7% रेजिडेंशियल एरिया। सिटीज़ इसी में बसे हुए हैं। 2% वाटर एरिया है, पर 20% जो प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जैसे मैंने कहा 4 टाइगर रिजर्व है, 20 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया प्लांटेशन है, वहाँ तो बिल्कुल भी माइनिंग अलाउ नहीं है। वी फर्दर एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन विद रिगार्ड टू द प्रोहिबिशन ऑफ माइनिंग इन कोर इन वायलेट एरियाज विद एक्सेप्शन फ्रॉम द कवर्ड सो एंड सो रिपोर्ट। We also accept the recommendations for sustainable mining in Aravalli hills and range and the step to be taken. तो स्टेप क्या कहे गए हैं? उन्होंने स्टेप कहे गए हैं, पहला, आइडेंटिफाई परमिसेबल एरिया ऑफ माइनिंग। तो पहले तो अलाउ नहीं होगी जब तक कोई एरिया आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा। इकोलॉजिकल सेंसिटिव, उसकी सेंसिटिविटी देखनी होगी। Conservation critical and restoration priority areas within Aravalli landscape where mining shall be strictly prohibited or permitted only under exceptional and scientifically justified circumstances। तो ये तो अरावली के प्रोटेक्शन के लिए है। Incorporate a thorough analysis of cumulative environmental impacts and ecological carrying capacity of the region, वो भी देखनी होगी। Include detailed post mining restoration and rehabilitation measures। और उससे पहले भी ये कहा गया है कि इसका मैनेजमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। MPSM, मैनेजमेंट प्लान फॉर साइंटिफिक मैनेजमेंट। We further direct that till the MPSM is finalized by the Ministry of Environment Forest through ICFR, no new mining lease should be granted। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि निर्णय में जहाँ पहले तो अरावली के ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट्स को जो सरकार के द्वारा चलाया गया उसको अप्रिशिएट किया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं एक पैरा 37 कोट करना चाहूँगा। Taking all this aspect into consideration, we are of the considered view that while proposed to accept the report of the committee constituted by Ministry of Environment pursuant to the order passed by this court, it would also be best interest of ecology and environment that a similar study was conducted by Saranda, Jharkhand by ICFRE is also conducted for Aravalli। तो जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसकी जो स्टडी है, उसका जो रिकॉग्निशन है, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको भी कोर्ट ने अप्रूव किया। ये सरकार पूरी तरीके से पर्यावरण के लिए प्रतिबद्ध है। कुछ दिनों पहले तो यूनाइटेड नेशन की जो FAO की रिपोर्ट आई है उसमें भी हिंदुस्तान का स्तर बढ़ा है, कोर फॉरेस्ट एरिया का बढ़ा। ये हमारा यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट है, आप लोगों ने 1 महीने पहले देखी है। कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में अरावली ग्रीन इनिशिएटिव को कहा है। कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में ICFRE के स्टैंडर्ड्स को उन्होंने किया है। कमेटी ने नो माइनिंग लीज के लिए कहा है, और जो हिल्स
और ये सब्जेक्ट टू माइनिंग है। एक लंबे समय से कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में इलीगल माइनिंग होती रही, उसको वो लोग प्रोटेक्ट करते रहे। आज उन्हीं को दर्द सबसे ज़्यादा है। निर्णय के एक एक बिंदु को पढ़ने के बाद मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान की बात करी है, इसके हिसाब से ही हम अरावली में विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी को साथ साथ लेकर के चल रही है। जो झूठ बोल रहे हैं उनका झूठ बेनकाब धीरे धीरे हो रहा है, और झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं, वो अपने आप ही अपने ही झूठी चीज़ों से समाप्त हो रहे हैं। थैंक यू। एक एक करके। तो अब देख रहे थे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव इस समय अरावली पहाड़ियों को लेकर जो एक विवाद की शुरुआत हुई है उस पर बोलते हुए उन्होंने बहुत साफ कहा है कि इस मुद्दे को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नई परिभाषा अरावली हिल्स की दी है, जिसको लेकर एक साइंटिफिक मैपिंग की बात भी कही है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अरावली को सुरक्षित और संरक्षित रखने की प्रतिबद्धता सरकार लगातार इस बात को कहती रही है। उसको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन पुरजोर तरीके से और सुप्रीम कोर्ट के उस पूरे फैसले को पैरा बाय पैरा कोट करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने साफ कहा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी नई परिभाषा के साथ अवैध खनन पर रोक लगाई। ये बड़ा मकसद है इसकी परिभाषा बदलने के पीछे का बड़ा कारण। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। देश को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के साथ विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 संसद से पारित हुआ, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी स्वीकृति दी। कानून के जरिए विकसित भारत 2047 के अनुरूप एक आधुनिक ढांचा तैयार किया गया है। विकसित भारत जी राम जी के क्या फायदे हैं, देखते हैं धीरज कुमार की इस खास रिपोर्ट में। राष्ट्रपति की मुहर के बाद विकसित भारत जी राम जी विधेयक को मंजूरी मिल गई है। नया अधिनियम विकसित भारत 2047 के अनुरूप है, जो 100 दिनों के बदले 125 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी देता है। नए कानून से सुनिश्चित रोजगार दिवस में 25 दिन ज्यादा काम की गारंटी बढ़ी, बेहतर आय और सुरक्षित व्यवस्था मिलेगी, लगभग 25% अधिक संभावित कमाई होगी। विकसित ग्राम पंचायत प्लान के तहत काम किया जाएगा। काम पहले से तय और चिन्हित रहेगा। 2024 और 25 में 99.94% भुगतान डिजिटल माध्यम से हुआ है। आधार बायोमेट्रिक सत्यापन से मजदूरी सीधे खातों तक पहुंची है। मजदूरी की रकम की चोरी अब समाप्त हुई। काम नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देना होगा। साथ ही मजदूरों की परिसंपत्तियों का लाभ उन्हें सीधा मिलेगा। महिलाओं की भागीदारी 48% से बढ़ाकर 56% हुई। ये कानून मजदूरों को रोजगार देने की पूरी गारंटी है। विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित गांव का संकल्प पूरा करता है। इसमें एक और विशेष प्रावधान है। प्रशासनिक व्यय 6% से बढ़ा के 9% कर दिया गया है। विकसित भारत जी राम जी कानून से पारदर्शिता, सामाजिक सुरक्षा में इजाफा हुआ है। AI आधारित धोखाधड़ी पहचान, निगरानी हेतु केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय संचालन समितियां, ग्रामीण विकास के 4 प्रमुख स्तंभों पर फोकस, पंचायतों की निगरानी भूमिका का सुदृढ़ीकरण, GPS और मोबाइल आधारित निगरानी, रियल टाइम MIS डैशबोर्ड,
ई भुगतान 37% से बढ़कर 99.99% हुआ। व्यक्तिगत परिसंपत्तियां 17.6% से बढ़कर 62.96% हुई। नए कानून से किसानों और ग्रामीण श्रमिकों दोनों को लाभ होगा। किसानों को मिलेगी श्रमिकों की उपलब्धता, बेहतर कृषि सुविधाओं का मिलेगा लाभ। राज्य 60 दिन की अवधि कर सकते हैं तय। बुआई और कटाई के समय रोका जा सकेगा काम। कृषि कार्यों के लिए श्रमिकों की अब नहीं होगी कमी। खेती की लागत रहेगी नियंत्रित। सिंचाई, भूजल और बहुफसली क्षमता में भी होगा सुधार। संपर्क और भंडारण की सुविधा भी होगी बेहतर। बाढ़ और जल संरक्षण से फसलों की बढ़ेगी सुरक्षा। नया अधिनियम 4 प्रमुख क्षेत्रों जल सुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका अवसंरचना और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीला है। योजना के जरिए मिशन अमृत सरोवर के 68,000 से अधिक पुनर्जीवित जल निकायों का उपयोग कृषि और भूजल को रिचार्ज करने, ग्रामीण आर्थिक गतिविधियां जैसे बेहतर सड़कें, संपर्क और बुनियादी सेवाएं विकसित करना शामिल है। नया कानून संतुलित है। राज्यों की विभिन्न क्षमताओं को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया है। कानून में केंद्र और राज्यों का अनुपात 60:40 है। उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 90:10 का अनुपात लागू है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय निधि प्रस्तावित है। नया कानून गबन जैसी समस्याओं से मुक्ति देता है, अनियमितताओं को दूर भगाता है। यह एक स्वच्छ, डिजिटल रूप से संचालित, जवाबदेह और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित प्रणाली स्थापित करता है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।